Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture number 17. Today's topic is about multinational cost of capital and capital structure. As you know students that whenever we are going to form a business, हम उसके अंदर अपने जो फाइनेंसिंग के जो कंपोनेंट्स हैं उसके स्ट्रक्चर को, उसकी कॉस्ट को और उसकी परसेंटेज को देखते हैं. फॉर एग्जांपल, सो देयर आर टू फाइनेंसिंग ऑप्शंस फॉर अ बिजनेस. Number one is debt financing, and number two is equity financing. अच्छा, debt financing का मतलब ये है कि we are going to get a loan from a financial institution and we are going to pay the regular interest payments on that, right? And equity financing से मतलब ये है कि हम जो shares of stocks हैं उनको issue करेंगे and then we are going to pay the dividends on whether it is preferred stock or common stock. अब डेट फाइनेंसिंग के अपने फायदे और नुकसान हैं और इक्विटी फाइनेंसिंग के अपने डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस हैं. डेट फाइनेंसिंग से मतलब ये है कि यू हैव टेकन द अदर्स मनी, आपने दूसरों के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने मनी लोन लिया हुआ है. यू हैव टू पे द रेगुलर पेमेंट्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑन दैट and you have to repay the loan in a prescribed time period, let's say 3 years 5 years, जितना भी आपने जितने भी टाइम पीरियड के लिए लोन लिया, प्लस आप उसके ऊपर इंटरेस्ट भी दे रहे हो, राइट? अच्छा, इक्विटी फाइनेंसिंग में ये होता है कि सिंस दिस इज योर ओन मनी, आप अपने ही मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो आपको डिविडेंड्स उसके ऊपर मिलते हैं, हो सकता है कि आपको डिविडेंड्स जैसे कि प्रेफर्ड स्टॉक में होता है कि हो सकता है कि जो आपकी फर्म है वो डिक्लेयर करे डिविडेंड्स और आपको इस साल ना मिले, नेक्स्ट ईयर मिल जाए, क्योंकि प्रेफर्ड स्टॉक्स में आपका जो डिविडेंड है वो फिक्स्ड है. हो सकता है आप कॉमन स्टॉक होल्डर हो, कॉमन स्टॉक होल्डर्स में अगर तो फर्म प्रॉफिटेबल है या उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इफ दे वांट टू रिटेन द अर्निंग्स दे आर नॉट गोइंग टू डिस्पर्स द डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर्स. तो अगेन दैट इज द शेयर होल्डर्स की क्या विल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या डिसीजन होता है रिगार्डिंग द डिविडेंड पेमेंट्स, वो उसके अंदर हम करते हैं. डेट फाइनेंसिंग करनी है या इक्विटी फाइनेंसिंग करने हैं, इट अगेन डिपेंड्स on the manager's own propensity towards risk. Manager's own propensity towards risk. आप सोच रहे होंगे propensity का मतलब क्या है? Propensity का मतलब यह है कि कितना रिस्क लेना चाहते हैं फाइनेंशियल मैनेजर्स while adopting this percentage of the capital structure. डेट कितना होगा एंड इक्विटी कितना होगा, इसको हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर. The mix of debt and equity of a firm is called कैपिटल स्ट्रक्चर. वो कैसा हो सकता है? वो ऐसा भी हो सकता है 20% डेट 80% इक्विटी. वो ऐसा भी हो सकता है 40% डेट 60% इक्विटी. वो ऐसा भी हो सकता है 50% डेट एंड 50% इक्विटी. अब ये जो परसेंटेजेस हैं दैट डिपेंड्स ऑन द मैनेजर्स प्रोपेंसिटी ऑफ रिस्क टेकिंग. जैसे कि प्रोपेंसिटी का मतलब है कि कितना वो रिस्क लेना चाहते हैं. डेट फाइनेंसिंग माइट बी रिस्की क्योंकि वहां पे आपको रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ज्यादा होगा. लाइक हो सकता है कि आप इंटरेस्ट पेमेंट्स जो है वो अपनी रेगुलरली जमा ना करवा सकें बिकॉज द फर्म मे गो अनप्रॉफिटेबल एंड यू माइट नॉट बी एबल टू रीपे योर लोन. सो कॉम्बिनेशन आपने कैसा रखना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मैनेजर्स ओन प्रोपेंसिटी फॉर टेकिंग रिस्क. वो कितना रिस्क ले सकता है, उसके बेसिकली जो उसकी प्रोपेंसिटी है, जो उसका डिपेंडेंसी है या उसका जो इनिशिएटिव है फॉर टेकिंग रिस्क वो कितना है. सो दैट ऑल टेल्स अबाउट द मैनेजर्स ओन पर्सनैलिटी व्हाट यू आर गोइंग टू हैव इन योर कैपिटल स्ट्रक्चर. अच्छा, एक ये बात होगी कैपिटल स्ट्रक्चर, मैं रिपीट करती हूँ, कैपिटल स्ट्रक्चर इज द मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी.
मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी, डेट कितना होगा और इक्विटी कितना होगा ये आपको बताएगा. द कैपिटल स्ट्रक्चर इज गोइंग टू टेल अबाउट द मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी. दूसरी आपकी चीज है कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब यार अगर आप डेट लेते हैं तो उसकी क्या कॉस्ट है और अगर आप इक्विटी लेते हैं तो उसकी क्या कॉस्ट है. कॉस्ट से मतलब यह है कि इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है. इफ वी हैव अ डेट इन आवर स्ट्रक्चर तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, दैट इज द इंटरेस्ट पेमेंट. ऑब्वियसली इक्विटी का कॉस्ट क्या होगा, इक्विटी का कॉस्ट होगा द इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन दैट वेरी पर्टिकुलर शेयर ऑफ स्टॉक. तो डेट और इक्विटी की कॉस्ट क्या होगी उसको हम मिला के देखेंगे. दैट इज द फर्म्स ओवरऑल वैक जिसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. स्टूडेंट्स टुडेज lecture is going to talk about the multinational cost of capital and capital structure. अभी तक मैंने आपको जितना कुछ भी बताया that was a basic ground on the capital structure and cost of capital जिसके बारे में हम बात कर रहे थे. लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें, दैट इज इफ यू लुक एट द सेम टॉपिक ऑन द मल्टीनेशनल एस्पेक्ट द थिंग्स बिकम मच कॉम्प्लेक्स. उसकी रीजन ये है कि हमारी जो फर्म है, इफ वी आर गोइंग टू डू बिजनेस अक्रॉस द बॉर्डर एंड इफ वी आर इंटरेस्टेड टू मेक अ कैपिटल स्ट्रक्चर that is going to be across the border, then there are different factors that can influence our capital, cost of capital and capital structure. Can you think about any of those factors that can influence? देखें एक domestic firm है which is a simple setup. This is a domestic firm and this is a multinational firm. अब डोमेस्टिक फर्म में और मल्टीनेशनल फर्म के सेटअप्स में फर्क यह है कि डोमेस्टिक फर्म्स आर कंपैरेटिवली मोर यू कैन से सिंपल ओरिएंटेड. ये इनकी जो ओरिएंटेशन है वो सिंपल है. इनकी जो एक्सेस है वो सिर्फ जो उस कंट्री लेवल के डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर होगी, ठीक है. जबकि जो मल्टीनेशनल फर्म्स हैं, मल्टीनेशनल फर्म का ये हेड ऑफिस है और ये इसके सब्सिडरी ए, कंट्री बी, सब्सिडरी सी, कंट्री सी, subsidiary. So it has got so many subsidiaries. इसका मतलब ये है कि इस मल्टीनेशनल फर्म को एक्सेस है for getting the debt instrument from subsidiary A, that is the subsidiary which is operating in country A. It has also got the access to the country B which is operating in country B. subsidiary B से भी access है. So उसके पास अगर domestic firm के पास एक option है for getting debt and equity, the multinational firm has got the multiple options for acquiring debt and equity instruments. So the situation it becomes interesting from the point of view कि multinational firm को access ज़्यादा है towards the cost of capital for lowering the cost of capital and for having a more effective capital structure. जब भी हम बात करते हैं बिजनेस की, we are always talking about the effective usage of our resources. हम हमेशा ये चाहेंगे कि हमारा कॉम्बिनेशन ऐसा हो जिसमें हमारी जो आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो एट इट्स मिनिमम हो, या जो इन्वेस्टर का जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज एट इट्स मिनिमम. सो वी वांट टू हैव अ कैपिटल स्ट्रक्चर दैट इज गोइंग टू मिनिमाइज द कंपोनेंट्स ऑफ द कैपिटल ऑफ आइदर डेट एंड इक्विटी बोथ. So multinational और domestic firm में ये हो गया. Multinational have the access to many components of the cost of capital क्योंकि ये different financial environment में काम कर रहे हैं और इनके पास ज़्यादा expanded opportunities हैं as compared to the domestic firms. जबकि हम डेट एंड इक्विटी की मिक्सचर की बात कर रहे थे, वो कैपिटल स्ट्रक्चर है, और अगर हम उनके कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करने की बात करें तो दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. आई एम श्योर आई एम क्लियर अबाउट ऑल दिस अप टिल दिस पॉइंट. Now we are going to move on to see what are the chapter objectives. So the chapter objectives are: number 1, to explain how corporate and country characteristics influence an MNC's cost of capital. हम ये सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो कॉर्पोरेट और कंट्री कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कैसे MNC के कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इफेक्ट कर सकते हैं. And we would also see that how there are differences in the cost of capital across the countries. कि cost of capital across the countries के अंदर क्या differences हैं. Why there are differences among the cost of capital across the countries. And to explain how corporate and country characteristics are considered by an MNC when it establishes its capital structure. और हम ये भी देखना चाहेंगे कि कंपनी के corporate और country characteristics MNC किस तरह से consider करे while it is making its capital structure. Cost of capital.
So by definition, a firm's cost of capital consists of equity, that is retained earnings and funds obtained by issuing stock and debt. So जैसा कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया, we have two options, we have the debt and we have the equity. Equity के अंदर again उसकी further आप डिवीजन देखें, we have the retained earnings, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, एंड द फंड्स ऑब्टेन्ड बाय इशूइंग स्टॉक, और उन फंड्स की जो हमने स्टॉक इशुएंस के लिए खर्च किए हैं. सो देयर विल बी रिटेन्ड अर्निंग्स एंड द फंड्स ऑब्टेन्ड बाय इशूइंग स्टॉक, एंड डेट, दैट इज द बोरोड फंड. उस बोरोड फंड की क्या कॉस्ट है, दैट इज द फर्म्स टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. मूविंग ऑन, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिफ्लेक्ट्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट व्हाइल द कॉस्ट ऑफ डेट इज रिफ्लेक्टेड इन द इंटरेस्ट एक्सपेंसेस. अच्छा, यहाँ पे फिर डिफरेंस आ गया. कॉस्ट ऑफ डेट को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो हमारी होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस, कि हम उस पर्टिकुलर लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट अमाउंट पे करने जा रहे हैं टू द फाइनेंशियल institution. That is the cost of debt, right? So the cost of debt is reflected in the interest expenses, and the cost of equity reflects an opportunity cost. And what is the opportunity cost? Opportunity cost का मतलब ये है the cost of foregoing the next available alternative or option. अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस कौन सी हैं इक्विटी के अंदर? We have retained earnings, ये देखें, and funds obtained by issuing stock. We have retained earnings and we have funds obtained by issuing stock. अब इन दोनों में से अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब यह है कि अगर हम रिटेन्ड अर्निंग्स ले लें इक्विटी कंपोनेंट में, फॉर एग्जांपल हम इन दोनों में से कोई एक लेना चाहते हैं, अगर हम रिटेन्ड अर्निंग ले लें तो हमें कॉस्ट फॉर नॉट ऑब्टेनिंग फंड्स फॉर इशूइंग स्टॉक क्या होगी. लाइक अगर हम इस ऑप्शन को ले लेते हैं तो इस ऑप्शन को छोड़ने की कॉस्ट क्या होगी, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. गेटिंग माय पॉइंट? सो अगर हम रिटेन्ड अर्निंग लेते हैं तो उसको छोड़ने की कॉस्ट क्या होगी, या अगर हम इशूइंग स्टॉक करते हैं तो इसको छोड़ने की कॉस्ट क्या होगी, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब ये जो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, दैट इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड बाय एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर लूजिंग द वेरी नेक्स्ट अवेलेबल ऑप्शन. यानी अगर हम रिटेन्ड अर्निंग्स ऑप्ट करते हैं तो उसको छोड़ने की कॉस्ट क्या होगी, या अगर हम फंड्स को अडॉप्ट करते हैं या अगर हम इस ऑप्शन को लेते हैं तो रिटेन्ड अर्निंग्स को छोड़ने की क्या कॉस्ट होगी. सो बेसिकली दिस इज हाउ द फर्म्स कैपिटल इट कंसिस्ट ऑफ. सो इट कंसिस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स एंड इट कंसिस्ट ऑफ द stock, that is the funds obtained by issuing stock. So opportunity cost of equity is reflected by, yes, very good, opportunity cost, and cost of debt is reflected by, yes, very good, that is the interest expense. So at one hand cost of debt is going to be reflected by the interest expense, and at the other hand cost of equity is going to be reflected by having the opportunity cost. For like you know, the cost of equity is going to be reflected by the opportunity cost, and opportunity cost is the cost of foregoing the next available option. So this is how we define the cost of capital. Moving on, firm wants a capital structure that will minimize their cost of capital and hence the required rate of return on projects. तो firms का basic objective ये होगा कि दे आर गोइंग टू मिनिमाइज देयर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. वो ऐसा स्ट्रक्चर चाहेंगी जिसके अंदर उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम हो. यानी हम ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी का चाहेंगे जिसके अंदर हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो एट इट्स मिनिमम हो, एंड हेंस द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और हमारा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो भी मिनिमम हो. सो वैल्यू ऑफ द फर्म वी वांट टू मैक्सिमाइज, द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल we want to minimize. So basically these are the two objectives for having this cost of capital at its minimum. Comparing the debts, the cost of equity and debt. This is the formula. जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, a firm's weighted average cost of capital is equal to KC is equal to D divided by D plus E, where D is the amount of debt in the firm, KD 1 minus T, where KD is the before tax cost of debt. E divided by E stands for the equity of the firm,
डिवाइडेड बाय डी प्लस ई। इसका मतलब है कि हमने इक्विटी का परसेंटेज देख लिया इन पूरे उसके अंदर, प्लस के ई, वेयर के ई इज द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग विद इक्विटी। सो मैं रिपीट करती हूँ, अ फर्म्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू के सी इज इक्वल टू डी, वेयर डी इज द amount of debt in the firm, E is the equity of the firm, KD is the before tax cost of debt, T is the corporate tax rate, E is the equity, again debt, equity, and K is the equity of financing with equity. So this is K is the cost of financing with equity. So this is the firm's overall weighted average cost of capital, which is being written in this form, और हम इसी से calculate करेंगे अपनी cost of capital। यहाँ पे एक जो टर्मिनोलॉजी आपको भी शायद नेव लग रही होगी या वियर्ड लग रही होगी, दैट इज द बिफोर टैक्स। व्हाट इज मेंट बाय बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट? हम इसको जब बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट हम इसलिए कैलकुलेट करना चाहते हैं बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड डेट के अंदर हमें जो सबसे मेन एडवांटेज होता है अगर हम डेट फाइनेंसिंग करें वो है कि हमें हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाती है। कैसे? क्योंकि जब भी हम डेट लेते हैं हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जब हम इंटरेस्ट को एज एन एक्सपेंस ट्रीट करते हैं तो एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएंगे तो हमारी जो नेट इनकम है वो कम हो जाएगी, और जो उस इनकम के ऊपर हम टैक्स देंगे वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को एज एन एक्सपेंस ट्रीट करते हैं और अल्टीमेटली हमारी टैक्स सेविंग होती है, इसी तरह से हमारी डेट फाइनेंसिंग से भी जो सबसे बड़ा एडवांटेज है डेट फाइनेंसिंग का, दैट इज अबाउट दी टैक्स सेविंग। सो डेट फाइनेंसिंग का जो एडवांटेज हमें मिलता है दैट इज अबाउट दी टैक्स सेविंग। तो हम इंटरेस्टेड हैं जब कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हम आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करेंगे। लाइक जो हमने 1 माइनस टी उसमें से माइनस कर दिया है, वी आर गोइंग टू डिडक्ट द टैक्स इफेक्ट ऑफ दैट। सो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट हम कैलकुलेट करते हैं जब भी हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं। तो आपका जो के डी है दिस इज द बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, और 1 माइनस टी जब आपने उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यू आर गोइंग टू हैव दिस कंपोनेंट एज द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट में आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी को प्लस करें, यू आर गोइंग टू गेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आई एम श्योर आई एम क्वाइट क्लियर until this point. So firm's weighted average cost of capital is the combination of debt and equity both. इन दोनों को आप प्लस करेंगे and eventually you are going to have the weighted average cost of capital. Is that clear? Okay. Searching for the appropriate capital structure. अब हमारे पास जो appropriate capital structure है उसको हम कैसे देखेंगे? See, this is a diagram. This is a graph which shows एक्स एक्सिस के ऊपर हमने ले लिया डेट रेशियो एंड वाई एक्सिस के ऊपर हमने ले लिया कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डेट रेशियो को हम कंप्यूट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। इज दैट क्लियर? डेट रेशियो को हम कैलकुलेट करते हैं टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। एक और फार्मूला जो उसका होता है दैट इज द टोटल डेट divided by total assets. So debt ratio total debt divided by total equity, और y axis के ऊपर हमने ले लिया cost of capital। यहाँ देखिए इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन डेट आर डेट टैक्स डिडक्टेबल। मैंने आपको इससे पहले ब्रीफ किया कि जो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स होती हैं ऑन योर डेट दे आर टैक्स डिडक्टेबल। However, the trade-off is that the probability of bankruptcy will rise as the interest expense increases. अच्छा, look at this graph. ये देखें, as the debt ratio is going to be increased, cost of capital decreases. जैसे जैसे हम डेट बढ़ाते जाएंगे अपने फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम होती जाएगी until it reaches to this point, that is the cost of capital जो कि यहाँ पहुंच जाता है at its minimum। ठीक है, अब इस पॉइंट के बाद इट डज नॉट डिक्रीज फर्दर, बल्कि ये ऊपर चला जाता है। वाई? ये दोबारा ये कर्व ऊपर क्यों चली जाती है? उसकी रीजन ये है कि जो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है इस पॉइंट से आगे, क्योंकि डेट ज्यादा होता जाएगा, डेट रेशियो आप बढ़ाते जा रहे हैं, इस पॉइंट तक तो ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज 1.5, अगर आप इसके आगे जाएंगे लेट्स से इट इज 2.5, 1 and 0.5, 0.5, 1,
देन 1.52 एंड 2.5। अगर हम इससे ऊपर 1.5 से अगर हम ऊपर जाते हैं, लेट्स सपोज अगर हम अपने डेट को बढ़ा के 2 की रेशो पे चले जाते हैं, यानी हमारी डेट जो है वो ट्वाइस है एज मच एज आवर टोटल इक्विटी, तो फिर जो प्रोबेबिलिटी फॉर दी डिफॉल्ट है या बैंकरप्सी का जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा। वाई? क्योंकि देखें, अगर आपकी फर्म का इतना एसेट बेस नहीं है और उससे दुगना उसने अपने ऊपर लोन ले लिया, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू कोलैप्स। ये ऐसी बात है कि हम किसी के हिम्मत से ज्यादा उसके ऊपर बोझ डाल दें, वजन डाल दें, तो इवेंचुअली इट इज गोइंग टू कोलैप्स। अगर उससे ज्यादा बर्डन या उससे ज्यादा लोड या उससे ज्यादा वजन आपने उसके ऊपर रख दिया, सो डेट इज जस्ट लाइक अ burden or it is just like a load which can be managed easily अगर आप उसको आसानी से उसकी इंटरेस्ट पेमेंट्स विद इन टाइम सबमिट करा सकते हैं। अगर आप डिपॉजिट नहीं करा सकते उसकी, तो देन देयर इज नो यूज। सो द डेट रेशियो इज गोइंग टू बी, अगर डेट रेशियो को हम एक खास लिमिट से इंक्रीज करने जाएं, तो दैट इज गोइंग टू गिव अस द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन दी फर्म्स एंड, यानी बैंकरप्सी का जो है ना रिस्क वो बढ़ जाएगा, क्योंकि फर्म विल नॉट बी एबल टू पे ऑफ इट्स इंटरेस्ट पेमेंट्स रेगुलरली। So I'm sure this graph explains you a bit about the debt ratio and the capital structure. Cost of capital, it becomes at its minimum at a certain debt ratio, but again it rises up, और वो एक खास जगह तक कम होती है और उसके बाद फिर दोबारा it went up। उसकी रीजन ये है कि उसके बाद से जो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है that is going to be increased. Factors that cause the cost of capital for MNCs to differ from that of डोमेस्टिक फर्म्स। अच्छा, अभी हम वो फैक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारा चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव है, दैट व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट कैन कॉज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर एमएनसीज टू डिफर फ्रॉम दैट ऑफ डोमेस्टिक फर्म्स। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमें एमएनसी को, मल्टीनेशनल फर्म्स को डोमेस्टिक फर्म से अलग अलग करते हैं, और हम देखेंगे कि वो क्या है। नंबर 1 इज लार्जर साइज। लार्जर साइज मीन्स के एमएनसी का जो साइज है दैट इज लार्जर एज कम्पेयर टू दी डोमेस्टिक फर्म। अब उस लार्ज साइज के बहुत सारे फायदे हैं। लेट मी डिफाइन यू व्हाट इज लार्जर साइज। लार्ज साइज का क्या मतलब है? लार्ज साइज का मतलब ये है कि डोमेस्टिक फर्म का साइज कैन बी टर्म्ड एज द इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव मेड। हम इन्वेस्टमेंट के वजह से बड़ी या छोटी फर्म कहते हैं। हम कहते हैं फलां फर्म बहुत बड़ी है या फलां मल्टीनेशनल फर्म है, उसका मतलब उसका साइज बहुत बड़ा है। साइज बड़ा होने का मतलब ये कि उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, उसका एसेट बेस बहुत ज्यादा है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? उसकी बैलेंस शीट में जो एसेट्स हैं, जो उसकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द डोमेस्टिक फर्म। अब साइज बड़ा होगा तो डेफिनेटली उसको बहुत सारे फायदे हैं। एमएनसी का साइज बड़ा है एज कम्पेयर टू द डोमेस्टिक फर्म। यूजुअली एमएनसी का साइज बड़ा है, लार्ज है एज कम्पेयर टू द डोमेस्टिक फर्म। अब उसमें फायदा क्या है? द प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट फ्रॉम क्रेडिटर्स एंड स्मॉलर पर यूनिट फ्लोटेशन कॉस्ट। पहली बात तो यह है कि आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या जो क्रेडिटर्स हैं वो ज्यादा प्रेफर करेंगे। वाई वुड दे प्रेफर यू? क्योंकि आपका साइज बड़ा है एंड यू आर ऑल्सो गोइंग टू एंजॉय द स्मॉलर पर यूनिट फ्लोटेशन कॉस्ट। स्मॉलर पर यूनिट फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब है कि जब भी आप अपना जो शेयर्स ऑफ स्टॉक्स हैं वो इशू करने जाएंगे तो उसकी जो फ्लोटेशन कॉस्ट है, मार्केट में उसको फ्लोट करने की जो कॉस्ट है वो कम होगी। बड़े साइज में या बड़ी चीज में हमेशा एडवांटेजेस होते हैं ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स, क्योंकि उसके अंदर शॉक्स को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी डोमेस्टिक फर्म। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक फर्म छोटी है, दैट इज मोर वल्नरेबल टू दी शॉक्स विच में क्रिएट सर्टेन डिस्टर्बेंसेस, या वो जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जबकि जो बड़े सेटअप्स हैं उसके अंदर आपको एक तो ये कि क्रेडिटर भी आपको थोड़ा प्रेफर करता है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है आपको फ्रॉम द क्रेडिटर्स, और आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो भी लो होती है, एंड इवेंचुअली इट एंड अप्स लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है ना? तो लार्ज साइज की वजह से आपको फायदा ये हुआ कि आपकी कॉस्ट कम होगी। किसमें? पर यूनिट फ्लोटेशन कॉस्ट, एंड you have been given the preferential treatment from the creditors, and ultimately the cost of capital is very very low as compared to when we compare it with the domestic firm. Number 2 is greater access to the international capital markets. Greater access to the international capital markets क्या मतलब है? अगर डोमेस्टिक फर्म है तो उसको अब्रॉड किसी और जगह के ऊपर जो एक्सेस है फॉर गेटिंग दी फंड्स दैट इज नॉट इजी। लेकिन
अगर आपकी जो फर्म है वो मल्टीनेशनल फर्म है तो यू हैव द ग्रेटर एक्सेस टू द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स, आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं क्योंकि आपकी एमएनसी हो सकता है कि 5, 6, 7 डिफरेंट कंट्रीज के अंदर स्प्रेड है। अब उन डिफरेंट कंट्रीज के अंदर यू कैन एंजॉय फॉर गेटिंग द लोअर कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग फ्रॉम एनी ऑफ दीज कंट्रीज। जहां से आप समझेंगे आपको डेट सस्ता मिल रहा है आप वहां से ले लें, जहां से आपको समझें कि आपका इक्विटी फाइनेंसिंग आपको ज्यादा फीजिबल लग रहा है आप वहां से ले लें। अच्छा, मैं आपको इस यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप एक किसी छोटे से टाउन में रहते हैं पाकिस्तान में और उस टाउन के अंदर एक या मैक्सिमम 2 मार्केट्स हैं लेट से। अब आपके पास चॉइस क्या है, आप चाहे मार्केट ए में चले जाएं फॉर गेटिंग योर नेसेसिटीज, ग्रोसरीज, अपने कपड़े, व्हाटएवर आपका जो भी नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं जिंदगी की, आपके पास 2 ही ऑप्शन हैं, या आप मार्केट ए जाते हैं या आप मार्केट बी जाते हैं, ठीक है ना। यू आर लिविंग इन स्मॉल टाउन एंड यू हैव ओनली 2 मार्केट्स, ठीक है। दूसरी तरफ आप एग्जांपल ले लें, यू आर लिविंग इन दुबई एंड यू हैव द एक्सेस टू एटलीस्ट 20 डिफरेंट मॉल्स जो आपके विसिनिटी के अंदर है। अब आप देखें, आप कंपैरिजन करें, एक छोटे टाउन में रहने वाले रेजिडेंट के पास सिर्फ अपॉर्चुनिटी है फॉर एक्सप्लोरिंग 2 मार्केट्स, लेकिन अगर आप किसी बड़े सिटी में रह रहे हैं जहां पे आपके पास एक्सेस है टू द वेरियस मॉल्स, जहां पे आपको मल्टी किस्म की जो चीजें हैं वो मिल सकती हैं, आपके पास वैरायटी ज्यादा है, चीजें ज्यादा, इट इज जस्ट लाइक दैट। इफ यू आर वर्किंग और डूइंग बिजनेस इन योर टाउन, इन योर कंट्री, आपके पास मैक्सिमम एक्सेस है only to those banks, only to those financial institutions, only to those financial instruments which are available in your country. लेकिन अगर आप मल्टीनेशनल सेटअप हैं तो you have the access to many kinds of financial instruments which are spread all over the world, जहाँ पे आपकी subsidiaries हैं. So the greater access to the international capital markets and possible access to the low cost foreign financing, and hence you adopt those funds which have the lower cost. And eventually it decreases your cost of capital. तो इस तरह से cost of capital आपकी कम हो जाएगी. Getting my point? So large size or greater access to the international capital markets will lead to the lower cost of capital for your multinational firm. Then is the international diversification. International diversification का मतलब ये है कि when you are doing business across the border, you are doing the international diversification. You are involving yourself within like you are basically, you have the opportunity to invest in different types of foreign instruments, foreign securities which are available to you. तो international diversification आपके पास है, then इस international diversification की वजह से आपका जो probability of bankruptcy है वो बहुत कम हो जाता है. Why? क्योंकि आपने अपने जो different investments की हुई हैं, they have got the negative correlation among themselves, और वो एक दूसरे के नेगेटिव इफेक्ट्स को ऑफसेट करती हैं, एंड अल्टीमेटली उससे आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैंक्रप्सी है वो कम हो जाएगी. क्यों? क्योंकि आपका डाइवर्सिफिकेशन का जो हमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है वो ये होता है कि उससे जो हमारी रिटर्न्स का पैटर्न है वो एक स्टेबिलिटी की तरफ आ जाता है. लाइक ये जो हमारे अप्स एंड डाउन्स हैं, जो फ्लक्चुएशंस हैं हमारे रिटर्न्स के अंदर, वो खत्म हो जाती हैं. तो इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन का हमें ये फायदा होता है कि हमारे रिटर्न्स के जो पैटर्न्स हैं वो स्टेबलाइज हो जाते हैं. So the probability of bankruptcy कम हो जाती है, and ultimately the cost of capital also comes at its minimum. तो international diversification का हमें फायदा हुआ, probability of bankruptcy कम होगी और cost of capital भी आपकी at its minimum आ गई. लेकिन एक जो डेंजर है वो ये है कि MNC जो है that is exposed to the exchange rate risk. अगर आप डोमेस्टिक फर्म है, आपकी लोकल फर्म है, you are not exposed to the exchange rate risk because you are dealing only with your country, with your own country's currency. आप किसी और करेंसी में डील ही नहीं कर रहे. लेकिन जब आप अक्रॉस द बॉर्डर बिजनेस कर रहे हैं तो you are dealing with the exchange rate risk. जब आप exchange rate risk से डील कर रहे हैं तो then the probability of bankruptcy it is going to be high. फिर आपका ये जो probability of bankruptcy है वो आपका हाई हो जाता है, and ultimately the cost of capital also becomes high. ठीक है ना? And last is the exposure to country risk. Exposure to country risk का मतलब है कि whenever you are doing a business across the border, you also come across with the exposure to country risk. आपको उस country की पूरी जो
वाइड इन्वायरमेंट है जिसके अंदर उसकी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, आपका पूरा पेस्ट इन्वॉल्व है। पेस्ट मीन्स पॉलिटिकल, पूरे आपको जो कंट्री रिस्क है दैट इज यू आर एक्सपोज टू पेस्ट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। आपको ये इस कंट्री के सारे मैक्रो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। एंड अगेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बैंक्रप्सी इट वेंट्स अप, eventually the cost of capital it also goes up. So the exposure to the exchange rate risk and exposure to the country risk, ये जो दो factors हैं इनकी वजह से probability of bankruptcy it also increases and ultimately the cost of capital it becomes high. पहले जो तीन factors थे उनकी वजह से आपकी cost of capital कम हो रही थी, बाद वाले जो दो factors हैं उसकी वजह से probability जो है वो ये है कि आपका जो cost of capital है वो ज्यादा हो जाए। So these are all the factors that can influence the firm's cost of capital of an MNC that may differ from that of the multinational firm. अच्छा जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल कोका कोला कंपनी की। कोका कोला इज अ मल्टीनेशनल फर्म जैसे कि आपको पता, और वो बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज के अंदर ऑपरेट कर रहा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल पढ़ के बताती हूँ कि हाउ द फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर decisions are going to be affected. The Coca-Cola company's recent annual report states our global presence and strong capital position. Our global presence, being a multinational firm and strong capital position, afford us easy access to the key financial markets around the world. यानी उनकी global presence और strong capital position, they can afford them to have the access to the key financial markets around the world. They have the access to the key financial markets around the world, enabling us to raise funds with a low effective cost. इस तरह से उनको funds raise करने में help मिलती है at a very low cost. This posture coupled with the aggressive management of our mix of short and debt results in our overall cost of borrowing. और इस तरह से हमारी जो मैनेजमेंट है वो जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके भी मिक्स को वो चेंज करते रहेंगे एग्रेसिवली, कभी डेट ज्यादा कर देंगे, कभी इक्विटी ज्यादा कर देंगे, डिपेंडिंग ऑन द नीड, एंड इवेंचुअली इट एंड्स अप इनटू द लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सो जो आपको स्लाइड के ऊपर नजर आ रहे हैं, दीज आर द 5 फैक्टर्स दैट आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस द फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल. Another example about all these, ExxonMobil has much experience in assessing the feasibility of potential projects in foreign countries. If it detects a radical change in the government or the tax policy, it adds a premium to the required return of the related project. अच्छा, एक तरीका ये होता है कि आप अपने related project के required rate of return में उसको add कर दें, जो भी आप risk देख रहे हैं, जैसे any change in the government or the tax policy अगर आपको नजर आ रही है तो आप investor का जो required rate of return है जो projects का वो बढ़ा दें, उसमें प्रीमियम डाल दें. The adjustment also reflects a possible increase in its cost of capital. अब ये जो इंक्रीज है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी. जाहिर है गवर्नमेंट अगर टैक्स बढ़ाती है या अगर कुछ चेंज करती है पॉलिसी में तो उसका जो आप कहना चाहिए उसका जो बर्डन है वो किसको बर्दाश्त करना है. इवेंचुअली द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज गोइंग टू बी हाई इन द लॉन्ग रन. So the exposure to the country's risk, जिसमें मैंने आपको पेस्ट बताया, other forms of country risk उसके अलावा कुछ और बताती हूँ, such as changes in a host government's tax laws could also affect an MNC's subsidiaries cash flow. उसके cash flows affect हो सकते हैं. These risks are not necessarily incorporated into the cash flows projection because there is no reason to believe that they will arise. Nevertheless, there is a possibility that these events will occur. So that capital budgeting process should incorporate such risk. इसलिए capital budgeting process को इस तरह के सारे risks को अपने अंदर incorporate करना चाहिए. So students, let's move on. Now a cost of equity comparison using the CAPM model. What is CAPM? CAPM stands for Capital Asset Pricing Model. आपने इसको financial management के different courses के अंदर पढ़ा है. It can be used to assess how the required rate of return of MNCs differ purely from that of domestic firms. ये हमें ये बताता है कि how the required rate of return of a multinational
firm, it is going to differ from those of the purely domestic firms. CAPM says KE is equal to RF plus beta, RM minus RF, where KE is the required return on a stock, RF stands for the risk-free rate of return, RM stands for the market return, and the beta stands for the beta of the stock. अच्छा जी, what is RF? RF का मतलब होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, जो नॉर्मली हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर मिलता है. जैसे हम कहते हैं कि जो यूएस के टी बिल्स हैं उनके ऊपर जो हमें रेट ऑफ रिटर्न ऑफर होता है, दैट इज द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न. RM stands for the market return, और RM minus RF is the premium. RM is the market return and RF is the risk free rate of return, or whereas beta stands for the measure of the systematic risk, or the you can say the sensitivity of the stock with the market. Beta stands for the sensitivity of the stock with respect to the market. अगर हम ये कहें कि हमारे जो स्टॉक है उसका बीटा दैट इज इक्वल टू 1, तो उसका मतलब है कि मार्केट का बीटा हमने 1 लिया हुआ है, तो उसका मतलब है कि हमारा स्टॉक उसी तरह से मूव करता है, उसका रिटर्न पैटर्न में उसी तरह से चेंज आती है जैसा कि मार्केट में आती है. अगर हम ये कह दें कि हमारे जो स्टॉक है उसका बीटा इज इक्वल टू 1.5, इसका मतलब है कि मार्केट में अगर 1% चेंज आएगी तो हमारे स्टॉक के रिटर्न में 1.5% चेंज आएगी. So this is about the beta, that it tells us about the sensitivity of the stocks return with respect to the market. ये एक बहुत पॉपुलर इक्वेशन है जिसकी मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं the required return of a stock. A stock's beta represents the sensitivity of the stock's return to the market return, just as a project's beta represents the sensitivity of the project's cash flow to the market conditions. अब जो स्टॉक का बीटा है अगर हम उसको रेप्लिकेट करना चाहें, इट रिप्रेजेंट्स द सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक्स रिटर्न टू द मार्केट रिटर्न, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि प्रोजेक्ट का बीटा इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स कैश फ्लो टू द मार्केट कंडीशन, के प्रोजेक्ट के जो सेंसिटिविटी है कैश फ्लो की वो किस तरह से मार्केट कंडीशंस के साथ मैच करती है. The lower a project's beta, the lower its systematic risk. अच्छा, बेसिकली बीटा रिप्रेजेंट्स द सिस्टमैटिक रिस्क. मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाती हूँ. ये जो आपका पोर्शन है ना, दिस इज फॉर द सिस्टमैटिक रिस्क. यहाँ पे आप रिस्क को प्लॉट कर लें, ये रिस्क और रिटर्न का प्लॉट है. अच्छा, एज वी एड ऑन द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज इन अ पोर्टफोलियो, टोटल रिस्क डिक्रीजेज until it comes to the level of the systematic risk. ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है that is telling us about the systematic risk. और हम इसको, ये जो हमारा अनसिस्टमेटिक रिस्क है, जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर हम इसमें पोर्टफोलियो में अपनी सिक्योरिटीज को ऐड करते जाएं, जो कि हमारे कैपएम की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, द टोटल रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो इट डिक्रीजेज, eventually it comes up till the level of systematic risk. Systematic risk लेवल के पैरेलल आ जाता है, but it never crosses it, और ना ही उसके नीचे आता है. उसकी रीजन ये है कि डाइवर्सिफिकेशन से हमें अनसिस्टमेटिक रिस्क का तो फायदा हो जाएगा, लेकिन हमें सिस्टमेटिक रिस्क को कंट्रोल करने में कोई हेल्प नहीं मिलती, क्योंकि सिस्टमेटिक रिस्क इज इन दी सिस्टम, दैट इज इन दी मार्केट. उसको हम कम नहीं कर सकते किसी भी तरह से, हम उसको डाइवर्सिफिकेशन की मदद से कम नहीं कर सकते. हम किसी हद तक जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है उसको कम कर सकते हैं until it comes at the level of the systematic risk और it becomes parallel, लेकिन वो कभी भी इसको क्रॉस नहीं करता. आप ये देख लें, ये जो दोनों लाइंस हैं ये पैरेलल हैं यहाँ पे, एंड दे आर नॉट टचिंग वन अनदर. अब ये यहाँ पे आके ये दोनों पैरेलल चली जाएंगी, बट दे आर नॉट क्रॉसिंग एग्जैक्टली ईच अदर. सो द total risk of a portfolio it decreases until eventually it becomes equal to the systematic risk. So this is about the graphical representation of the CAPM model. Lower a project's beta, the lower its systematic risk and the lower its required rate of return.
इफ इट्स अनसिस्टमेटिक रिस्क कैन बी डाइवर्सिफाइड अवे। तो ये जो हमारा अनसिस्टमेटिक रिस्क था हमने इसको डाइवर्सिफाई अवे कर लिया, जबकि हमारा जो सिस्टमेटिक रिस्क है विच इज इन दिस सिस्टम विच वी कैन नॉट डाइवर्सिफाई फुली, हम इसको नहीं कर सकते, लेकिन हम अनसिस्टमेटिक रिस्क को विद द हेल्प ऑफ डाइवर्सिफिकेशन कम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एज वी ऐड द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज इन अ पोर्टफोलियो टोटल रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो डिक्रीजेस। ऐड करने का, सिक्योरिटीज को ऐड करने से मतलब ये है कि हम उसका डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, राइट। जब हम उसका डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं तो अल्टीमेटली उसका जो रिस्क है दैट इज गोइंग टू बी डिक्रीज्ड। Now the implications of the CAPM for an MNC's risk. An MNC that increases its foreign sales may be able to reduce its stocks beta and hence reduce the required return. एक MNC जो कि अपनी foreign sales को increase करती है, they may be able to reduce the stocks beta. अगर आप अपनी foreign sales को increase करने लग जाएं तो आप अपने stock के beta को भी reduce कर सकते हैं. This is the speciality for doing the multinational business. So if the MNC that increases its foreign sale, अगर वो अपनी foreign sale को बढ़ा दे तो they may be able to reduce its stocks beta, वो अपने stock के beta को कम कर सकते हैं and hence reduce the required return, और इस तरह से अपने required return को भी कम कर सकते हैं. However, some MNCs consider unsystematic project risk to be important in determining a project's required return. However, some MNCs they might consider the unsystematic project risk to be important in determining the project's required return, क्योंकि जो unsystematic risk है जैसे कि मैंने आपको बताया that can be diversified away, we can do something about it, हम उसके ऊपर कुछ काम कर सकते हैं, हम उसके ऊपर कुछ वर्कआउट कर सकते हैं. So फॉरेन सेल्स की मदद से आप अपने स्टॉक के बीटा को कम कर लें और डाइवर्सिफिकेशन की मदद से आप अपने अनसिस्टमैटिक प्रोजेक्ट रिस्क को कम कर सकते हैं किसी हद तक. सो बेसिकली दीज आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ द कैपएम फॉर एन एमएनसीज रिस्क, जो मल्टीनेशनल फर्म को का जो रिस्क एक्सपोजर है उस लिहाज से. सो आई एम रीडिंग दिस पैरा फॉर यू. कैपिटल एसेट प्राइसिंग थ्योरी वुड most likely suggests that cost of capital is generally lower for MNC than for the domestic firms for the reason just explained. हमारी जो cost of capital है MNC की वो कम है as compared to the domestic firm. It should be emphasized that some MNC consider unsystematic project risk to be relevant. कि कई दफा जो MNCs हैं वो अनसिस्टमेटिक प्रोजेक्ट रिस्क को भी रेलेवेंट समझती हैं, और उसको भी हमने जैसे कि कहा कि हम दैट इज रिस्क इज टू बी इम्पोर्टेंट इन डिटरमिन दी प्रोजेक्ट्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर दी MNC के परस्पेक्टिव से मैं ये आपको बता रही हूँ. So hence we cannot say that whether an MNC will have a lower cost of capital than a purely domestic firm in the same industry, क्योंकि they are exposed to the unsystematic project risk. जाहिर है वो उनका एक्सपोजर भी ज्यादा है, इसलिए हम इट कैन नॉट बी 100% और सेफली सेड कि उनका रिस्क जो है वो इनसे कम होगा. नाउ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल अक्रॉस कंट्रीज. द कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन वेरी अक्रॉस कंट्रीज सच दैट MNCs based in some countries have a competitive advantage over the others. अच्छा, कुछ कंट्रीज के अंदर कुछ कंट्रीज को competitive advantage है over the others, just like technologies and resources they differ from one country to another. एक कंट्री में हो सकता है कि वो ज्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो, वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ज्यादा हो, या ये है कि वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं अगर चाहे वो नेचुरल हैं या दूसरी हैं, जो भी रिसोर्सेज के लिहाज से हो सकता है कंट्रीज जो हैं वो उनका एक दूसरे के ऊपर एडवांटेज है. इसी एडवांटेज की वजह से दे आर गोइंग टू हैव द एडवांटेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सो MNCs बेस्ड इन सम कंट्रीज विल हैव अ लार्जर सेट ऑफ फीजिबल प्रोजेक्ट्स. कुछ MNCs के जो हैं कुछ कंट्रीज के अंदर बेस्ड हैं, उनको हो सकता है कि जो उनके पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसके अंदर उनके पास दे हैव द एक्सेस टू द प्रोजेक्ट्स विच हैव द पॉजिटिव NPVs, जिनकी पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यूज हैं. फिजिबल प्रोजेक्ट्स उनको अवेलेबल हैं बिकॉज देयर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लोअर, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है. हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कैलकुलेट करते थे जब हम अपनी कैपिटल बजटिंग के हवाले से NPV को कैलकुलेट करते हैं, तो हो सकता है उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो, इस तरह उनके पास ज्यादा अवेलेबल ऑप्शंस हैं फॉर डूइंग प्रोजेक्ट्स जिनकी NPVs जो है वो पॉजिटिव में है,
और हमें पता है कि जिनकी एनपीवीज पॉजिटिव में होती हैं वो हमारे लिए फिजिबल प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो हो सकता है कि कुछ एमएनसीज के पास जो प्रोजेक्ट्स की फिजिबिलिटी के लिहाज से दे आर मोर एक्सपोज टू दी प्रोजेक्ट्स विच हैव दी पॉजिटिव एनपीवी और दी पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू। Thus these MNCs can more easily increase their world market share। और इस तरह अगर उनके पास access to the projects ज्यादा है तो ultimately they can increase their worth and they can increase their market share all over the world। कुछ मैं आपको ये बता रही हूँ कि कुछ MNCs को ज्यादा advantage है which are based in some countries they have and competitive advantage over the other। टेक्नोलॉजी बेस पे हो सकता है, रिसोर्सेज की बेस पे हो सकता है और अल्टीमेटली उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी तो दे विल बी एक्सपोज टू मोर प्रोजेक्ट्स, फिजिबल प्रोजेक्ट्स। फिजिबल प्रोजेक्ट्स हमने किसको कहा? पॉजिटिव एनपीवीज को। पॉजिटिव एनपीवीज वाले ज्यादा प्रोजेक्ट्स होंगे तो अल्टीमेटली द लार्जर मार्केट शेयर इन द वर्ल्ड। इसको मैं आपके लिए प्लॉट कर देती हूँ, ये देखें। more resources and technology, ये एडवांटेज है उनको, कंपैटिटिव एडवांटेज इसको समझ लें, ठीक है ना। अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होगी, जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होगी तो क्या होगा? फिजिबल प्रोजेक्ट्स। फिजिबल प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? जिनकी एनपीवीज पॉजिटिव है। जब फिजिबल प्रोजेक्ट्स आपके पास आ गए तो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू हैव द मार्केट शेयर, इंक्रीज इन market share, and hence the MNC is going to be profitable. So this is the basically competitive advantage of a particular country, जिसकी वजह से हमारी cost of capital कम होगी और ultimately we have the access to the more projects, feasible projects. Number 2 is MNCs may be able to adjust their international operations and sources of funds to capitalize on the differences, and the MNCs based in some country tend to use a debt intensive capital structure. पहले सेकंड पॉइंट को हम डिटेल से देखते हैं। They may be able to adjust their international operations and sources of funds to capitalize on the differences. MNCs मतलब बेसिकली इसका मतलब ये है कि वो अपने इंटरनेशनल ऑपरेशंस को एडजस्ट कर सकते हैं और सोर्सेज ऑफ फंड्स से मतलब ये है कि डेट है या इक्विटी है और कहाँ से है, दे कैन कैपिटलाइज ऑन दीज डिफरेंसेज। ऑन दीज डिफरेंसेज से मतलब है कि उनके पास ये ऑप्शन है कि वो एक से ज्यादा कंट्रीज के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं आप, और वो इसी डाइवर्सिटी ऑफ ऑपरेशन से फायदा लेके अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम कर सकते हैं, बिकॉज दे आर वर्किंग इन डिफरेंट सेटअप्स, दे आर एक्सपोज टू डिफरेंट ऑपरेशंस। And last is MNCs based in some countries tend to use a debt intensive capital structure. So the difference in the cost of each capital component can help explain why MNCs based in some countries tend to use a more debt intensive capital structure than MNCs based elsewhere. Country differences in the cost of debt are basically the differences in the cost of equity as well. Differences in the cost of debt, country differences in the cost of debt different हो सकते हैं क्योंकि they are exposed to the different risk free rate. हर कंट्री का जो रिस्क फ्री रेट है वो भी डिफरेंट होगा, उनका जो रिस्क प्रीमियम है वो भी डिफरेंट होगा। तो कुछ कंट्रीज जो है वो ज्यादा डेट इंटेंसिव कैपिटल स्ट्रक्चर अपने पास यूज करना चाहेंगे। डेट इंटेंसिव से मतलब ये कि जिसके अंदर परसेंटेज ऑफ डेट जो है वो ज्यादा हो एज कम्पेयर टू द इक्विटी। प्रेफरेंस होगी ना, आप देखें कुछ कंट्रीज के अंदर डेट लेना हो सकता है ज्यादा फीजिबल हो, because of the lower markup that they are going to repay as the interest amount। अगर आपको लोन जो है वो लेस एक्सपेंसिव पड़ रहा है किसी एक कंट्री में तो वो ज्यादा बेहतर है। कुछ कंट्रीज को एडवांटेज होगा इन हैविंग द डेट इंटेंसिव कैपिटल स्ट्रक्चर इन देयर कंपोजिशंस। सो द फर्म्स कॉस्ट ऑफ डेट इज डिटरमिन्ड बाय नंबर 1, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी, द प्रिवेलिंग रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट ऑफ द बोरोड करेंसी। अब जो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है वो कैसा है, द कॉस्ट ऑफ डेट किससे डिटरमिन होगी कि रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट कैसा है उस बोरोड करेंसी के ऊपर, एंड द रिस्क प्रीमियम रिक्वायर्ड बाय द क्रेडिटर्स, और जो क्रेडिटर्स हैं वो कैसा डिमांड कर रहे हैं उसके ऊपर, जो रिस्क प्रीमियम है वो कैसा उसके ऊपर डिमांड कर रहे हैं। अच्छा जी, व्हाट इज द रिस्क फ्री रेट, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताती हूँ।
The risk-free rate is determined by the interaction of the supply of and the demand for funds. किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो फंड्स का डिमांड एंड सप्लाई है, that is going to determine the risk-free rate. Risk-free rate जैसे कि मैं आपको पाकिस्तान में एग्जांपल दूं, it is around 10% 11% के दरमियान में. तो ये एक वो रिस्क फ्री रेट, ये ऐसा रेट ऑफ रिटर्न होता है कि जो सिक्योर्ड होता है, जो आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर मिलता है. कुछ भी हो जाए वो आपको मिलता ही मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट्स भी डिफॉल्ट कर सकती हैं, ये बात ज़हन में रखें, बहुत कम चांस होता है. लेकिन रिस्क फ्री हमने उसको इसलिए अज्यूम किया कि दिस इज गोइंग टू बी प्रॉमिस्ड कि आपको अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले रहे हैं तो आपको ये रिटर्न मिलना ही मिलना है. Any factors that influence the supply or demand will affect the risk-free rate. क्योंकि risk-free rate demand and supply forces से set होता है, तो जो भी factor demand and supply को affect करने जाएगा, that is going to be eventually reflected on the risk-free rate of return. These factors might include tax laws, demographics, monetary policies, economic conditions, जो कि सारे countries में different है. इसलिए हर country का जो risk-free rate है, वो एक country का दूसरे से different है. Tax laws in some countries offer more incentives to save than in the others. कुछ countries के अंदर जो tax laws हैं वो ये कहते हैं कि आप ज़्यादा savings करें as compared to the others, which can influence the supply of savings and therefore interest rates. अगर savings ज़्यादा हो जाएं तो interest rate automatically influence हो जाएंगी. A country's corporate tax law related to the depreciation and the investment tax credit can also affect interest rates through their influence on the corporate demand for fund. तो demand and supply जिस तरह से effect हो रही है, that is going to be ultimately reflected in that. A country's demographic influences the supply of savings available and the amount of loans fund denominated. Country के demographics, monetary policies and economic conditions, these are all the very very important factors that are going to influence the risk-free rate. तो इसकी जो इन सारे फैक्टर्स की जो होल सम पिक्चर आती है हमारे सामने, दैट इज रिफ्लेक्टेड इन दी रिस्क फ्री रेट. और रिस्क फ्री रेट आपका बेसिकली इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ अबाउट द टैक्स लॉज, अबाउट द डेमोग्राफिक्स एंड द मॉनेटरी पॉलिसीज एंड द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट वेरी ओन कंट्री, और एंड इट इज गोइंग टू बी सेट बाय द डिमांड एंड सप्लाई. और डिमांड एंड सप्लाई इन सारे फैक्टर से इफेक्ट होती हैं. नाउ द रिस्क प्रीमियम रिक्वायर्ड बाय द क्रेडिटर. व्हाट इज द रिस्क प्रीमियम? There are the differences in the risk premium from one country and the other. एक कंट्री का जो रिस्क प्रीमियम है वो दूसरे कंट्री के रिस्क प्रीमियम से डिफरेंट है. वो कैसे? The risk premium on the debt must be large enough to compensate creditors for the risk that the borrower may be unable to pay to meet its payment obligations. तो रिस्क प्रीमियम का मतलब ये है, it must be large enough, इतना जरूर हो कि अगर डिफॉल्ट कर जाए तो क्रेडिटर्स को कंपनसेशन मिल जाए. समझ आ रही है ना कि अगर बोरोवर जो है इफ ही इज अनएबल टू मीट द रिक्वायरमेंट्स और द पेमेंट ऑब्लिगेशंस, उसके पास इतनी गुंजाइश जरूर हो दैट दे आर गोइंग टू कंपनसेट द क्रेडिटर्स. दिस रिस्क मे वेरी अमंग कंट्रीज बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द इकोनॉमिक कंडीशन, रिलेशनशिप्स बिटवीन कॉर्पोरेशंस एंड क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज. तो ये जो रिस्क हैं ये भी हर कंट्री के अंदर डिफरेंट हो सकते हैं. और वो क्यों डिफरेंट हैं? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द इकोनॉमिक कंडीशंस, relationships among the corporations and creditors, governmental interventions and degree of financial leverage, etc. When the country's economic conditions tend to be stable, the risk of a recession in that country is relatively low. जब किसी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबल होती है तो क्या होता है? द रिस्क ऑफ अ रिसेशन इन दैट कंट्री इज रिलेटिवली लो. उसके अंदर जो रिस्क है रिसेशन का वो कम होगा, and thus the probability a firm might not meet its obligation is lower, allowing for the lower risk premium. So the country's economic conditions, if they tend to be stable, the risk of recession in the country is relatively low. अगर वो stable है तो automatically क्या होगा कि जो probability है for not meeting its obligation वो भी कम हो जाएगा. जब वो कम हो जाएगा तो ultimately जो creditors है वो भी lower risk premium demand करेंगे. Similarly, corporations and creditors have closer relationships in some countries. Corporations और creditors के कुछ countries के अंदर ज़्यादा अच्छे relationships होते हैं than in others. For example, in Japan, creditors stand ready to extend credit in the event of the corporation's financial distress, which reduces the risk of illiquidity.
जैसा कि जापान के अंदर जो क्रेडिटर्स और कॉर्पोरेशंस का रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रांग है। वो बहुत स्ट्रांग होने से मतलब ये है कि क्रेडिटर्स जो हैं वो स्टैंड ले लेते हैं, या कि अगर कॉर्पोरेशन पे ऑफ नहीं भी कर सकती फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, अगर वो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है तो वो थोड़ा स्टैंड उनके लिए ले लेते हैं या उनको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं। उस फ्लेक्सिबिलिटी का ये फायदा होता है कि जो कॉर्पोरेशंस हैं जापान के अंदर they face the risk of less risk of illiquidity, उनको जो illiquidity का रिस्क है वो कम हो जाता है। The cost of a Japanese firm's financial problems may be shared in various ways by the firm's management, business customers and consumers। इसका मतलब यह है कि उनकी जो प्रॉब्लम है, अगर वो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में भी चले जाते हैं, अगर वहाँ पे थोड़ा उनको डेंजर जोन में आ जाते हैं कि शायद वो अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को मीट ना कर सकें या अपने जो लोन्स हैं उनकी इंटरेस्ट पेमेंट्स टाइमली ना कर सकें, तो उनके साथ ये सारी पार्टीज कोऑपरेट करती हैं, लाइक बिजनेस, कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, firms management. Since the financial problems are not borne entirely by the creditors, all parties involved have more incentive to see the problems are resolved. Thus there is a less likelihood that Japanese firms will go bankrupt. क्योंकि देखें उनकी सोसाइटी ऐसी है या उनका बिजनेस रिलेशनशिप ऐसा है कॉर्पोरेशन और क्रेडिटर्स के दरमियान में। कॉर्पोरेशन और क्रेडिटर्स के दरमियान में भी अच्छा रिलेशनशिप उस वक्त मेंटेन हो सकता है जब बाकी सबके साथ भी, कंज्यूमर एंड के ऊपर भी, मैनेजमेंट के साथ भी, बाकी एंड्स के ऊपर भी सब चीजें ठीक हो। तो वो कॉर्पोरेशन को डूबने नहीं देगी, लाइक कॉर्पोरेशन को इलिक्विड नहीं होने देगी, क्योंकि ये सारे जितने भी मैंने आपको पार्टनरशिप्स बताई हैं, ये जब जापान के अंदर उस बिजनेस के अंदर जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, ऑल ऑफ देम दे स्टैंड अप टू सपोर्ट देम। जब वो सपोर्ट करती हैं तो इवेंचुअली जो जापानीज फर्म्स हैं उनके लिए बैंकरप्ट होने का चांस बहुत कम रह जाता है। सो दिस इज देयर कल्चर दैट इज रिफ्लेक्टिंग एंड अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू lower down all the risks which are involved in running a business, so allowing for a low risk premium on the debt of the Japanese firm. Governments in some countries are more willing to intervene and rescue failing firms. अब कुछ गवर्नमेंट्स भी ऐसी हैं, अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाए कुछ कंट्रीज के अंदर, दे आर मोर विलिंग टू इंटरवीन एंड रेस्क्यू फेलिंग फर्म्स, कि वो फर्म्स को अगर कोई फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का शिकार है या कोई प्रॉब्लम आ गई है तो गवर्नमेंट्स इंटरवीन करती हैं और उनको सेफ रास्ता देती हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल इन यूके मैनी फर्म्स आर पार्शियली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ओनरशिप भी ज्यादा, तो जाहिर है तो गवर्नमेंट की पूरी कोशिश होगी कि उन फर्म्स की जो ऑपरेशंस हैं वो स्मूथ हों और उनके अंदर कोई ऐसी इंस्टेबिलिटी ना आए। इट मे बी in the government's best interest to rescue firms that it partially owns, क्योंकि गवर्नमेंट खुद उनको ओन कर रही है, पार्शियली ओन कर रही है, तो दैट इज ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट इज वेल कि वो उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको स्टेबल रखें। सो इवन इफ द गवर्नमेंट इज नॉट अ पार्शियल ओनर, अगर वो ओनर नहीं भी है, मतलब एक ये तो उनका अपना बेस्ट इंटरेस्ट है कि अगर उनकी अपने स्टेक्स लगे हुए हैं उसके अंदर या उनका अपना शेयर ऑफ स्टॉक है उसके अंदर, तो दे विल बी रियली कंसर्न्ड अबाउट दैट। लेकिन अगर इवन इफ द गवर्नमेंट इज नॉट अ पार्शियल ओनर, अगर गवर्नमेंट पार्शियल ओनर नहीं भी है, इट मे प्रोवाइड डायरेक्ट सब्सिडीज और एक्सटेंडेड लोन्स टू द फेलिंग फर्म। गवर्नमेंट जो है वो खुद से सब्सिडीज दे देगी सर्टेन चीजों के ऊपर, यूटिलिटीज के ऊपर फॉर एग्जांपल, और समटाइम्स इवन लोन्स टू दी फेलिंग फर्म्स। जो फर्म्स नजर आ रहा है कि दे आर गोइंग टू रैप्चर अकॉर्डिंग आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड, वो उनको कुछ लोन्स भी प्रोवाइड कर देंगी सो दैट कि वो अपने फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का टाइम पीरियड निकाल लें और जैसे ही वो फर्म्स थोड़ी सी स्टेबल होने लगे तो वो अपने लोन्स को पे ऑफ करके ठीक कर लें अपनी सारी सर्कमस्टांसेस। In the United States, government rescues are less likely because taxpayers prefer not to bear the cost of corporate mismanagement. अब different cultures हैं, US के अंदर जैसे कह रहे हैं कि they will not be willing, क्योंकि वो उनकी गलती का बोझ खुद नहीं उठाना चाहते, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, they would not prefer to bear the cost of corporate mismanagement. अगर कॉर्पोरेशन ने mismanagement किया या अगर उसको अपने ऑपरेशंस को ठीक तरह से करना नहीं आया तो वो लोग नहीं करेंगे, although the government has intervened occasionally in the US to protect particular industries. The probability that a failing firm will be rescued by the government is lower there than in other countries. तो US क्योंकि एक स्टेबल इकोनॉमी है, वहाँ पे जो फेलिंग फर्म्स हैं उनके जो
उनको आप समझ लें कि उनको सेफ बोट्स देने का ज्यादा बेहतर तरीका है एज कम्पेयर टू सर्टेन अदर कंट्रीज। उसकी रीजन ये है कि दे आर प्रोटेक्टिंग टू सम एक्सटेंट टू द बिजनेसेस और टू द फेलिंग फर्म्स फॉर नॉट बीइंग बैंकरप्ट। Firms in some countries have greater borrowing capacity because their creditors are willing to tolerate a high degree of financial leverage. अब कुछ countries के अंदर allowed है कि आप इतना maximum financial leverage ले सकते हैं 60%, 70%, 80% depending on. कुछ countries के अंदर ये भी restriction हो जाती है कि कुछ countries इतनी allow नहीं करती. For example, firms in Japan and Germany have a higher degree of financial leverage than firms in the US. यूएस की जो फर्म्स हैं उनका फाइनेंशियल लिवरेज कम है एज कम्पेयर टू द फर्म्स इन जर्मनी एंड जापान। इफ ऑल अदर फैक्टर्स आर इक्वल दीज हाई लिवरेज फर्म्स वुड हैव टू पे अ हाई रिस्क प्रीमियम। जो हाई लिवरेज फर्म्स हैं उनका जो रिस्क प्रीमियम है वो भी हाई है, लेकिन जापान में मैंने जैसे कि आपको बताया कि कल्चर ऐसा है कि फेलिंग फर्म्स को प्रोटेक्शन बहुत है फ्रॉम द क्रेडिटर्स, फ्रॉम द मैनेजमेंट, फ्रॉम द कंज्यूमर्स, फ्रॉम द कस्टमर्स, तो दे कैन स्टैंड अप, वो बर्दाश्त कर सकते हैं। However, all other factors are not equal. In fact, these firms are allowed to use a high degree of financial leverage because of their unique relationships with the creditors and the government. अब ये कैसे कर सकते हैं फाइनेंशियल लिवरेज? इतना हाई फाइनेंशियल लिवरेज आप उस वक्त अफोर्ड कर सकते हो when you have a very strong relationship with your creditors, with your customers, with your management and with the rest of all the other parties. जापान के अंदर जो बिजनेस है, it is just like a फैमिली ओन्ड बिजनेसेस हैं एंड दे आर जस्ट लाइक अ फैमिली, बिजनेस भी फैमिली की तरह। वहां पे जो वीकेंड्स वो लोग सेलिब्रेट करते हैं वो भी अपने बिजनेस या अपने कोलीग्स और अपने जो इमीडिएट वर्कर्स हैं उन्हीं के रिलेशनशिप्स ही उनके आपस में और वो उनका सारा आप समझेंगे उनका सारा फोकस ही उस तरफ है। जैसे हमारे यहाँ कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, वी हैव द सेपरेट, हमने थोड़ी सी सेपरेशन लाइन ड्रॉ की हुई है, दिस इज द वर्क प्लेस, दिस इज द होम प्लेस, दीज आर द रिलेशनशिप्स। लेकिन वहां पे थोड़ा सा ना जो कल्चर है, जो सोसाइटी है, दैट इज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स हैविंग अ क्लोज बाउंड रिलेशनशिप्स अमंग देमसेल्व्स, और उसका वो फायदा भी उठा रहे हैं फॉर हैविंग द रिस्क प्रीमियम और इन सब चीजों से। So the risk-free rate is determined by the interaction of the supply of and demand for funds. मैं सिर्फ आपको एक दफा ब्रीफ कर दूं. It is thus influenced by tax laws, demographics, monetary policies and economic conditions, जो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया. The risk premium compensates creditors for the risk that borrowers may default on its payments, and the risk premium is influenced by the economic condition, the relationship between corporations and creditors, government intervention and the degree of financial leverage. जो कि इन सारे पॉइंट्स को मैंने आपके सामने डिस्कस किया एंड वी टुक अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ जापान एंड यूएस बोथ. जस्ट लुक एट दिस ग्राफ, दिस इज द कॉस्ट ऑफ डेट अक्रॉस कंट्रीज, और आप देख लें कि कैसे फ्लक्चुएटिंग पैटर्न्स हैं. और जापान जो है उसके अंदर आपका जो कॉस्ट ऑफ डेट अक्रॉस कंट्रीज है वो सभी से कम है. इफ वी स्टार्टेड फ्रॉम 1986, सबसे लोअर साइड के ऊपर आपका जापान है और सबसे टॉप के ऊपर आपका यूएस है. So you can see the fluctuating patterns of the cost of debt across countries, और cost of debt भी इनको क्यों कम पड़ रहा है, क्योंकि corporations और creditors के दरमियान में जो relationships हैं वो बहुत अच्छे हैं, प्लस जापान जो है वो allow करता है for having the high degree of financial leverage as opposed to some others. There is some positive correlation between the countries' cost of debt levels over time. The nominal cost of debt for the firms in many countries declined in 2001 and 2, जैसा कि आपको नजर आ रहा है अपने ग्राफ में, due to the global recession जो 2001 और 2 में हमने फेस किया. However, some rates declined more than others. The disparity in the cost of debt among the countries primarily due to the disparity in their risk-free interest rate. ये जो डिस्पैरिटी आपको नजर आ रही है या ये जो आपको डिफरेंस इसके अंदर नजर आ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न. So dear students, this was all about today's lecture. Hope you have enjoyed it, and we are going to continue with the same lecture with the same topic in the next lecture. See you next time. Thank you very much for your patience. Allah Hafiz and good luck.